चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना नया टॉपिक है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पिछले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। उसके बाद एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, इन सबको कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले टॉपिक्स पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, देखो सबसे पहले रिएक्शन होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिनमें से एक होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बहुत आसान है, आपको नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंबाइन करना, मतलब जोड़ना, उनका योग करना, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया, व्हेन, ठीक है ध्यान से सुनना, व्हेन टू और मोर, ठीक है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ देखो, यहाँ आपके पास CaO प्लस H2O, ये दोनों क्या है, आपके पास रिएक्टेंट है। इन दोनों से हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं स्लिक्ड लाइम। ठीक है, ये ऑब्टेन हो रहा है। तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, हीट तो एक एनर्जी है, उसको हटा दो। यहाँ पे देखो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। तो जब भी हमें दो और उससे ज़्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहला हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर ना एक और रिएक्शन होती है, मतलब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो होती है आपके पास एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ ग्लूकोज है, ठीक है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 6O2 गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। अच्छा देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमें एक एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, एक एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट में प्लस में एनर्जी होती है, इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब भी, ठीक है, जब भी क्या होता है केमिकल रिएक्शन में कोई भी एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक एनर्जी रिलीज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको याद करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आप एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस को देखते हुए चलो। ठीक है, अब आगे देखो आपके पास क्या होता है, आपने अभी पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आपने डेफिनेशन याद कर ली। केवल डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको एक एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर दो सब्सटेंस मतलब दो रिएक्टेंट मिलकर हमें क्या दे रहे हो, एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि ये हो गया बहुत छोटा सा है, C+O2 गिव्स टू क्या, CO2। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें मिलकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसके अंदर हमने पढ़ लिया एक और रिएक्शन, कौन सी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, जिसके अंदर कोई भी एनर्जी, जरूरी नहीं है हीट ही हो, कोई भी एनर्जी बस रिलीज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, जैसा आपके पास कॉम्बिनेशन होता है उससे बिल्कुल उल्टा होता है आपके पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ ध्यान दो, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वन रिएक्टेंट स्प्लिट डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आगे समझ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो आपकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होती है ना, ये तीन तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, तीन तरीके की। ठीक है, कौन कौन सी, चलो मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ। हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन, सबसे पहला था हमारे पास कॉम्बिनेशन
रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसके बारे में, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। जब कोई एक रिएक्टेंट दो और उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स में, दो और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में अगर वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से, ए थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा बी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और सी फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास ये तीन तरीके के डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो थर्मल वाले में क्या होता है, थर्मल नाम से पता चल रहा है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है, हीट होने वाली है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जब भी हमें किसी चीज़ को तोड़ना होता है, मान लो ये एक पेन है, इस पेन को मुझे क्या करना है, तोड़ना है। इस पेन को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन केमिकल रिएक्शन के अंदर मैं कोई फोर्स नहीं लगाता, उसकी जगह मुझे क्या लगानी पड़ती है, एक एनर्जी लगानी पड़ती है। उसके लिए मुझे उसको एक एनर्जी देनी पड़ती है। मान लो मुझे पानी को उबालना है, ठीक है, तो उसके वो जो आपने 9th क्लास है उसके अंदर आपने पार्टिकल्स के बीच का स्पेस को तोड़ना है, ये सब आपने पढ़ रखा है ना, कैसे तोड़ते हैं ये सब। तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमें जब पानी को वेपर में चेंज करना होता है ना, वाटर से वेपर में चेंज करना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हीट एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में और स्पेस बढ़ जाता है और वो गैस में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। सेम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन वही चीज़ है। पहले हमें क्या करना पड़ता है, हीट, मैं हीट देके किसी चीज़ को तोड़ूंगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी देके किसी चीज़ को तोड़ूंगा, और चौथा फोटोलाइटिक से। देखो क्या मतलब है, फोटोलाइटिक का मतलब होता है, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, किसको जैसे होता है, सनलाइट जैसे होता है। यहाँ पे फोटोलाइटिक वो रिएक्शन है जो किसकी वजह से होंगी, सनलाइट की वजह से होगी। ठीक है, वो होती है हमारे पास फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखो, अभी हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था, बिल्कुल। और एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही थी ना एनर्जी। अब इन सब के अंदर एक बात बताओ, एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होती है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी, कब रिलीज होगी, एक्सो क्या होता है, एंडो, इसको याद करने का एक तरीका है, आप एक्सो बोलो। एक्सो जब आप बोलोगे ना, तो आपका जो माउथ है उसके अंदर से क्या होगा, हवा जो है, मतलब जो एयर है वो बाहर की तरफ रिलीज होगी, है ना। एक बार एक्सो बोलने का ट्राई करो, ठीक है, हवा बाहर निकल रही है मुँह से। अब आप एक बार एंडो बोलने का ट्राई करो, एन, बस एन बोलो, एन बोलोगे तो आपकी जो टंग है वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है ना, माउथ में अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और एक्स बोलने पे क्या हो रहा है, जो एयर है वो आपके माउथ से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, एन में क्या कर रहे हो आप, जब टंग अंदर लेके जा रहे हो तो साथ में बाहर से एयर भी अंदर लेके जा रहे हो, है ना। तो एंडोथर्मिक के अंदर आप क्या कर रहे हो, एयर को एब्जॉर्ब कर रहे हो, मतलब एनर्जी को क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो। और एक्सो में क्या कर रहे हो, उसको रिलीज कर रहे हो। तो ऐसे याद कर लो, बोलते टाइम भी आपको पता लग जाएगा। एक्सो बोलने में भी क्या होता है, एयर रिलीज होती है ना। और एंडो बोलने पे क्या होता है, एयर एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, बस पे आपको एग्जाम के अंदर क्या लिख के आना है, एयर की जगह एनर्जी लिख के आनी है। ठीक है,
आ गया समझ। अब बात करते हैं थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, इनके एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ देखो, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत हो, हीट की ज़रूरत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ देखो इस एग्जांपल में आपके पास क्या था, लाइमस्टोन था, CaCO3 उसका फॉर्मूला होता है। आपने क्या किया, उसको हीट किया, हीट करने पे क्या हुआ, CaO क्विक लाइम बना, साथ में हमें क्या ऑब्टेन हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन हुआ। ठीक है, अब ये क्यों ऑब्टेन हुआ, जब हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड करी, तभी हमारा एक रिएक्टेंट दो चीज़ों में, दो प्रोडक्ट में हमारा टूट गया, स्प्लिट हो गया। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, हीट देनी पड़ी। इस रिएक्शन ने क्या करी, हीट एब्जॉर्ब करी, एक एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। और इसलिए हीट यूज़ हुई है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। समझ आ गया थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल लिख दोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक भी बहुत आसान है। देखो उसका एग्जाम्पल तो अभी आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलाइटिक आप ये तो समझ के किसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। आपके पास ना वाटर होता है, ठीक है, वाटर, उस वाटर के अंदर ना आप थोड़ा सा ना कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। बहुत कम क्वांटिटी में डालो, ज़्यादा नहीं डालना है, हमें बहुत कम डालना है, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में डालना है H2SO4। तो आपने क्या किया, उसके बाद वो डालने के बाद आपका जो वाटर है वो थोड़ा सा एसिड में हो गया, मतलब कि उसका बिहेवियर थोड़ा एसिड जैसा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो अभी आपका वाटर किस फॉर्म में है, H2O की फॉर्म में है। आपने उसको क्या प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे पता है क्या होता है, ये जो आपका रिएक्टेंट है ये दो चीज़ों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बैलेंस है, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, दो, तो इसको भी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, यहाँ 2 लगाऊंगा। अगर रिएक्शन बैलेंस करने नहीं आती तो ये भी लास्ट वीडियो में मैंने एंड में समझा रखा है, देख लो। और अगर तुम लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको केवल बैलेंस सिखाऊंगा, ठीक है। वैसे उससे तो आ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स थे दो अलग अलग सब्सटेंस में, एलिमेंट्स में टूट गए, ठीक है। एक कंपाउंड था, ये दो आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक तो हो गया, अब बात करेंगे फोटोलाइटिक, ठीक है। अब फोटोलाइटिक में आपको पहले बता चुका हूँ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखो आपके पास सिल्वर क्लोराइड था, Ag का मतलब होता है सिल्वर, और Cl का मतलब तो आपको पता है क्लोरीन होता है, और जब ये साथ में मिक्स हो तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड था, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, ठीक है। सनलाइट, यहाँ देखो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में रख रहे हैं, है ना। और सनलाइट के प्रेजेंस में रखने क्या होता है, ये चाइना डिस्क में रखते हैं। चाइना डिस्क समझ लो एक तरीके से ग्लास होता है कांच का, ठीक है, उसमें रखा हुआ है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। आपका जो सिल्वर था वो अलग हो गया, Ag यहाँ देखो अलग हो गया, और यहाँ पे प्लस क्लोरीन वो भी अलग हो गया। तो ये भी एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जितने भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट दो और उससे ज़्यादा प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास फोटोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और यहाँ पे ये होता है ख़त्म, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन आपका 2 पेज का था, यहाँ पे वो हो गया ख़त्म। अब बात करेंगे अपना अगला टॉपिक, जो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शंस हमने पढ़ लिए, 2 टाइप की रिएक्शंस कौन कौन सी हमने पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और इनके अंदर कुछ पार्ट्स पढ़े हैं, जैसे कॉम्बिनेशन के अंदर आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन के अंदर 3 होते हैं, थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, फोटोलाइटिक, ठीक है, और एंडोथर्मिक। ये देखो इसका पार्ट नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इन सब के अंदर क्या हो रही है, कोई ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ स्प्लिट होती है 2 चीज़ों में, एक रिएक्टर अगर 2 चीज़ों में स्प्लिट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं, ये मत बोल देना कि एंडोथर्मिक ही डीकॉम्पोजिशन है। ये बोल सकते हो कि हर डीकॉम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है,
लेकिन हर एंडोथर्मिक रिएक्शन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बार एक ही रिएक्टेंट बहुत सारे में टूटे। हो सकता है कि दो रिएक्टेंट हो, उनमें से कोई एक स्प्लिट हो गया हो, लेकिन रिएक्टेंट तो दो थे ना, तो एंडोथर्मिक तो उसको बोलेंगे क्योंकि उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, लेकिन वो डीकॉम्पोजिशन नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एक रिएक्टेंट नहीं था। आया समझ? ठीक है, चलो अब डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है क्या? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये ग्लो कर रहा है क्या? एक मिनट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, इसको बहुत आसानी से समझेंगे हम, ठीक है। मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये ए जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉय है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी रिएक्शन होती है बी के साथ। बी एक लड़का है जो कि थोड़ा वीक है, वीक बॉय, ठीक है। और इसके पास ये सी, ठीक है। सी क्या है? मान लो ये स्कूल की फर्स्ट डेस्क है, ठीक है। अब क्या होगा जब ये स्ट्रॉन्ग बॉय आएगा स्कूल में, तो वो क्या बोलेगा? तू यहाँ से हट जा, मुझे फर्स्ट डेस्क पे बैठना है। अब ये वीक बच्चा थोड़ा ना इससे पंगा लेगा, वो क्या करेगा? जैसे इन दोनों में रिएक्शन हुई थी, ये जो ए बच्चा है वो सी के साथ बैठ जाएगा, सी लेके बैठ जाएगा, मतलब फर्स्ट डेस्क लेके बैठ जाएगा, और ये जो बी है ये उठ के कहीं और चला जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? एक स्ट्रॉन्ग बॉय वीक बॉय को डिस्प्लेस कर दे रहा है। डिस्प्लेस का मतलब समझते हो? उसकी जगह ले लेना, है ना, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? देखो, अभी ये तो एग्जाम्पल था, लेकिन अगर मैं सच में एक रिएक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ ध्यान दो। यहाँ आपके पास Fe था, आयरन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास CuSO4 है जिसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। Fe जो होता है, ठीक है, जो आपका Fe होता है, ये कॉपर से क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, ठीक है। कॉपर से क्या होता है? ये स्ट्रांग होता है, मोर रिएक्टिव होता है। और जो कॉपर होता है ये क्या होता है? Fe से वीक होता है। और ये SO4 क्या है? आपकी स्कूल की फर्स्ट सीट है ना, डेस्क की फर्स्ट सीट। तो ये तो मान के चलते हैं, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रांग बॉय, ये वीक बॉय, और ये फर्स्ट डेस्क। अब यहाँ में जैसे इन दोनों में रिएक्शन होती है, Fe क्या करता है? आयरन सल्फेट बना लेता है, लेकिन कॉपर क्या हो जाता है? यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? तो इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, व्हेन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट और सब्सटेंस डिस्प्लेस एनी लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन एन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई? जैसे यहाँ देखो Zn प्लस CuSO4, तो यहाँ ZnSO4 बन गया, Cu फिर से अलग हो गया। यहाँ Pb का मतलब लेड होता है, Zn जिंक होता है, तो Pb लेड प्लस CuCl2 गिव्स टू क्या? PbCl2 प्लस Cu। यहाँ पे भी Cu डिस्प्लेस हो गया। अच्छा, अब कह रहे हो कि हर बार Cu डिस्प्लेस हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिस्प्लेस क्यों कर रहा है, क्यों ये मोर रिएक्टिव है? तो आप आगे की क्लासेस में ना, जैसे कि आप अगला चैप्टर पढ़ोगे, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो उसमें ना आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, एक टेबल है जिसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ मोर रिएक्टिव होती है किस चीज़ से। तो जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्यों ये डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। आगे आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है अपनी नाम की तरह, मतलब डिस्प्लेसमेंट दो बार होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पहले वाले डिस्प्लेसमेंट जैसा नहीं है ये, ठीक है। बात करते हैं, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप लोगों ने हाउसफुल 4 देखा होगा, बाला वाली देखी है ना। अब उसके अंदर क्या होता है? ये ए मान लो आपका अक्षय कुमार है, ठीक है, बाला जिसको बोलते हैं वो है,
यहाँ उसके साथ एक हीरोइन है बी, फिर यहाँ पे बी कोई दूसरा एक्टर है, मान लो बॉबी देओल है, ठीक है, वो भी है ना उसमें, ठीक है, बी नहीं, यहाँ सी लेते हैं, ठीक है, बी ले चुके हैं, सी और डी, और ये उसके साथ एक दूसरी हीरोइन है, गिव्स टू ए डी प्लस सी बी। अब यहाँ क्या हुआ, ये ए हमारा एक हीरो था, ये बी हमारी एक हीरोइन थी, ये सी भी हमारा एक हीरो था, हीरो टू ले लेता हूँ इसको, हीरो वन, हीरोइन वन, हीरो टू और हीरोइन टू। अच्छा, यहाँ क्या होता है, आपने हाउसफुल में भी देखा हुआ है, पहले क्या होती है, किसी और की हीरोइन किसी और के पास होती है, किसी और की हीरोइन किसी और के पास होती है, लेकिन जब उनकी याददाश्त वापस आती है तो क्या होता है, दोबारा से वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी हीरोइन, उनको पता लग जाता है कौन सी किसकी है ना, तो वो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो सेम चीज़ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, क्या होता है, अब ये जो आपकी हीरोइन है इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, ये जो आपकी हीरोइन है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम, आयंस बोलते हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, एन H2SO4, ठीक है, H2SO4 प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स टू क्या, BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। अब यहाँ देखो हो क्या रहा है, यहाँ हाइड्रोजन के पास पहले क्या था, सल्फेट था, बेरियम के पास पहले क्या था, क्लोराइड था, और ये दोनों क्या है, आयंस है। लेकिन जब हमने इन दोनों में रिएक्शन कराई तो यहाँ क्या हो गया, बी के साथ जो Cl2 था वो क्या हो गया, अब SO4 में बदल गया, और H के साथ जो पहले SO4 था वो किस में बदल गया, Cl में बदल गया। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते, ठीक है। आप डेफिनेशन बोल सकते हो, व्हेन एनी केमिकल रिएक्शन हैज़ एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपका अगला टॉपिक क्या होता है, फिफ्थ, वो होता है आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अपोजिट वर्ड मान सकते हो, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन में होगा उसका उल्टा होगा किसमें, रिडक्शन में। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, तो देखो ऑक्सीडेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी चीज़ ऑक्सीडेशन के अंदर ही होती है रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है पता लगी। अब बात कर लेते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका उल्टा, और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन दिखाता हूँ आपको, CuO प्लस, आपको दोनों इसमें दिख जाएंगे, H2 गिव्स टू Cu प्लस H2O। अच्छा यहाँ ध्यान दो एक बार, पहले यहाँ Cu के पास क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे है क्या, प्रोडक्ट में नहीं है ना। जब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, है ना। अब अगला केस,
हाइड्रोजन के साथ पहले था क्या, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट में देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना। यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब आगे समझ ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब एक चीज़ और होती है जो कि होती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, जैसे ये वाला एग्जांपल, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है ना, एक के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक के साथ रिडक्शन हो रही है। तो व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस इन सेम केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, ये नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडॉक्स रिएक्शन। REDOX ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, ठीक है, एक साथ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। तो चलो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। ओके बाय।